देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। बड़े केस की बड़ी समाअत, पनामा लीक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में, अदालत ने एक रुकनी कमीशन बना दिया, वजीर आजम का जवाब जमा, अब बच्चों की बारी, ताखीर केस की राह में रुकावटें डालेगी। पनामा केस शुरू होते ही ऑपोजिशन में दरारें पड़ गईं, अदालत के बाहर झगड़ा, सियासी तूफान सियासी निजाम को दरहम बरहम कर रहा है। और कराची में भयानक हादसा, 2 ट्रेनें टकरा गईं, 21 जानों का नुकसान, न रेस्क्यू की सहूलियात और न ही जिम्मेदारों का तयन। क्या जान की कीमत 10 लाख रुपए अदा करने से हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हुई? पनामा लीक्स का मामला बिलाखिर पाकिस्तान की आला अदालत में सुना जा रहा है, जिसकी सारी हलचल अब सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पनामा की तमाम पिटीशंस को काबिल समाअत करार दिया। अब होगी तहकीकात, जिसके लिए एक रुकनी कमीशन का कायम करने का ऐलान भी किया गया है। और आज होने वाली समाअत में वजीर आजम के वकील ने वजीर आजम का जवाब जमा करवाया। ऑपोजिशन के तमाम इल्जामात इसमें मुस्तरद किए गए हैं और ये बताया गया है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क फ्लैट्स या किसी भी किस्म की जायदाद के मालिक नहीं हैं। वो बाकायदगी से टैक्स अदा करते हैं और बैरून मुल्क उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। 2013 के गोशवारों में उनके सारे असासे भी डिक्लेयर किए गए हैं और उनका कोई भी बच्चा उनके ज़ेरे कफालत नहीं है। और ये कि वजीर आजम को 62 और 63 के तहत नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वजीर आजम के बच्चों के जवाबात नहीं आए, TORs नहीं जमा कराए गए, जिस पर अदालत गुस्सा भी हुई, बरहम भी हुई, क्योंकि अदालत से फिर वक्त मांग लिया गया है। ताखिरी हरबों ने अभी से अपना काम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल अदालत ने दोनों पार्टीज को पीर तक TORs जमा कराने की हिदायत की है और ये भी वाजे किया है कि अदालत किसी भी फरीक के TORs तस्लीम करने की पाबंद नहीं। समाअत के बाद हस्ब रिवायत दोनों जानिब से तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। इमरान खान ने वजीर आजम पर इल्जाम आयद किया कि पनामा इशू गुज़िश्ता 7 माह से जारी है, मगर हुकूमत आज भी इसके लिए मजीद वक्त मांग रही है। इमरान खान क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। 7 महीने से पनामा की बात हो रही है और आज आके टाइम मजीद मांगा जा रहा है। और आज जो रिप्लाई देना था 3 बच्चों का, वो आज इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। पहला मेरा पॉइंट ये कि ये आज सारी कौम देख ले कि 7 महीने से हम पनामा का इशू उठाया हुआ है। बाहर नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बार बार मैं अपने एहतसाब के लिए तैयार हूं, तो जब एहतसाब हो रहा है क्यों नहीं जवाब दे? और इसके बाद ख्वाजा साद रफीक भी पीछे ना रह सके, सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए और इमरान खान पर दोगलेपन का इल्जाम आयद किया। तंजिया मशवरा भी दिया और ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वापस लौट जाएं और 2018 के इंतखाबात की तैयारी करें, क्योंकि फैसला सिर्फ वोट के जरिए ही होगा। उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। ऊंचा बोलने के, शाउटिंग करने के, गालियां निकालने के और धरने और एहतजाज करने के, इमरान खान साहब आप खैबर पख्तूनख्वा लौट जाइए। 1.5 साल बाकी है, फैसला इंशाल्लाह वोट के जरिए होगा। फैसला डंडे से, धरने से, लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान में नहीं होगा। और सिर्फ यही बयानबाजी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दौड़ में PTI के तर्जुमान नईमुल हक और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। खुर्रम नवाज गंडापुर की ख्वाहिश ये थी कि वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जबकि नईमुल हक ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि पहले इमरान खान बात करेंगे। बहस व तकरार के दरमियान शेख रशीद सामने आए, उन्होंने बीच बचाव कराया और मामले को रफा दफा कराया। क्या हुकूमत और ऑपोजिशन बगैर वक्त जाया किए तमाम जो ये कानूनी कार्रवाई है इसमें ताउन करेगी और एक दूसरे को आड़े हाथ लेने वाले फरीकैन अदालती TORs पर मुत्तफिक हो सकेंगे? कानूनी पहलू हैं आज का पहला सेगमेंट, इस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पनामा लीक्स का मामला बिलाखिर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में सुना जा रहा है, जिसकी सारी हलचल हमें सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में नजर आ रही है। आने वाली समाअत में अब ये केस क्या रुख मोड़ सकता है, किस
तरह से पेशरफ्त हो सकती है, हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। आज की हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अब एक रुकनी कमीशन के क़याम का ऐलान किया है और बच्चों से जवाबात भी तलब किए हैं। अगली समाअत तक अगर जवाब जमा करा दिए जाते हैं तो इस केस की किस रुख पर तहकीकात शुरू होंगी? देखें जी, अभी आज से कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले समाअत की इस केस की, तो उसने एक सालसी किरदार अदा किया। सालसी से मुराद ये थी कि उस वक्त बहुत टेंशन थी। आपको पता है तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट में हंगामा एक बरपा था, पूरी कौम परेशान थी। तो पब्लिक प्रेशर के अंदर उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि शायद मैं एक समझौते के ज़रिए एक बाहमी रजामंदी से TOR बनवा सकूं, और डायरेक्शन दिया गया कि आज आप आएँ और आके अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो आज जब वो आए तो बजाय वो बाहमी TOR के बजाय एक रिप्लाई आ गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनके काउंसिल के ज़रिए, और जो PTI थी, जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने अपना TOR दे दिया। तो कोर्ट को ये जाहिर हो गया कि समझौते से TOR नहीं होगा, जो पहले भी बड़ा मुश्किल लगता था। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नेक्स्ट स्टेप कर दी और ये कहा कि TOR हम खुद भी बना सकते हैं, और हम साथ जवाब भी तलब कर लिए और ये भी कहा कि हम कमीशन भी बनाएंगे। अब बड़ा एक मेजर बर्डन ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कानून की नज़र से देखें तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने का इख्तियार नहीं है, और एक बड़ा प्रॉब्लम पेश आएगा कि कमीशन बन जाएगी, लेकिन वो कमीशन किस कानून के तहत काम करेगी और क्या उसके इख्तियारात होंगे कि वो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाके तो वहाँ से शहादतें ला सके। क्योंकि जब तक कमीशन के पास वो ताकत नहीं है कानून की, वो आगे वो टूथलेस कमीशन होगी। वो फिर जिस तरह मेमोगेट की अहम चीज है, आपने जिस तरह से कहा कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने तो सालिसी का किरदार अदा किया है, लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं है कि केस को आगे बढ़ाना कैसे। क्या ये सिर्फ वजीर आजम की फैमिली की तहकीकात हैं, ऑफशोर कंपनीज के मालकान की तहकीकात होंगी, या फिर सिर्फ उन लोगों की जिनके नाम पनामा पेपर्स में आए हैं? देखिए, इसको जितना सुप्रीम कोर्ट वाइड करेगा, जितना इसको बढ़ाएगा, उतना जो मेन इशू है वो उस पर फिर फोकस नहीं रहेगी। आई थिंक मेन इशू जो पिटिशन का है वो है प्राइम मिनिस्टर और उनके ख़ानदान के बारे में, कि क्या उन्होंने तो कोई इसमें करप्शन का एलिमेंट नहीं है उनकी जो अपार्टमेंट्स हैं या उनके जो फ्लैट्स हैं लंदन में जी। तो मेरा ख्याल है एक कमीशन का बनने का तरीका तो ये है कि वो खाली इन्हीं पे जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करें। ये भी हो सकता है कि ये कमीशन पनामा लीक्स के जो लोग जिनके नाम आए हैं उनके तक एक सेकंड स्टेज में वो भी इंक्वायरी कर सके, लेकिन ऑफशोर कंपनीज की जनरल इंक्वायरी वो तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं जाएगा, ना ये पिटिशंस का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, ठीक है। आपसे एक सवाल और मैं करना चाह रही थी कि आज हियरिंग के बाद जो कुछ कोर्ट के बाहर हुआ है, PTI और अवामी तहरीक के रहनुमाओं के दरमियान झगड़ा, पटिशन दायर करने वालों में इस कदर इख्तलाफात अभी से हैं, अगर ये मुत्तफर TORs पर राजी नहीं होते हैं और अदालती TORs पर भी इन्होंने एतराज उठा दिया, तो फिर समाअत कैसे आगे बढ़ेगी? ये अगर तारीख देखें तो उसमें एक चीज़ तो जाहिर है कि इस पे रजामंदी से तो नहीं TOR बनेंगे, क्योंकि अगर होना होता तो ये जो पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी थी और जो बाकी कोशिशें हुई थी उसके बाद वो हो जाता TOR। तो लगता ये है कि शायद TOR मुश्तरका तौर पे या बाहमी रजामंदी से ना हो सके। अब अगर सुप्रीम कोर्ट TOR बनाएगा तो फिर एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये आ सकता है कि वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि वो एक पार्टी उससे नाराज़ हो सकता है, हो जाए, एक पार्टी उसको फेवर करे। तो सुप्रीम कोर्ट के TOR में बनाने में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, और बेहतर ये है कि एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाए अदालत में, ताकि वो भी अपना कोई ना कोई उसमें TOR में जो
व्यू पॉइंट है वो दें, ताकि जितने मुशावरत हो सके, जितनी मुशावरत हो सके वो की जाए। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। बैरिस्टर साहब हमारे साथ थे और जो कानूनी पहलू हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, उनको वाजे कर रहे थे। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची में पेश आने वाले आज भयानक ट्रेन हादसे की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता चंद रोज से बनीगाला तमाम सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा। दारुल हुकूमत मुश्किलात में घिरा रहा और हुकूमत की तमाम तर तवज्जो सियासी मसाइल पर ही मरकूज रही है। लेकिन इस दौरान होने वाले हादसात और जो सानेहात थे उनको नजरअंदाज किया गया, चाहे वो कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर होने वाला हमला, उसकी तहकीकात हों, या फिर गडानी में शिप ब्रेकिंग के दौरान बहरी जहाज में होने वाला खौफनाक धमाका, जिसके नतीजे में 20 के करीब मजदूर जाँ बहक हुए, कई जख्मी भी हैं। और बदकिस्मती से आज सुबह ही कराची में एक और इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया। लांडी के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकराईं, जिसके नतीजे में 19 अफराद जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। इस हादसे ने कयामत सुगरा बर्पा की। कई मुसाफिर ऐसे थे जो मंजिल की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन मंजिल के बजाय मौत के मुंह में चले गए। अब इब्तिदाई तहकीकात ये बता रही हैं कि खौफनाक हादसा सिग्नल खराब होने के बायस पेश आया। ये खराबी पहली मरतबा नहीं हुई है और ना ही ये जो हादसा है ये पहली बार पेश आया है। इससे पहले भी कई बार इसी तरह के हादसों में कई कीमती जानों का नुकसान हुआ है। और जब हम गुज़िश्ता कुछ बरसों में होने वाले हादसात पर नज़र डालते हैं तो सितंबर 2016 मुल्तान रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेनों में तसादुम हुआ था, जिसके बायस 6 अफराद थे। इसी तरीके से जुलाई 2015 गुजरांवाला में फौजी दस्तों को ले जाने वाली खुसूसी ट्रेन को हादसा पेश आया, जिसमें 19 अफराद हलाक हुए थे और कई अफराद इसमें जख्मी भी हुए थे। फिर नवंबर 2009 कराची में अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 14 अफराद हलाक हुए। दिसंबर 2007 नौशहर फिरोज में ट्रेन ट्रैक से उतरी थी, जिसके नतीजे में 40 अफराद जाँ बहक, 115 अफराद जख्मी हुए थे। फिर जुलाई 2005 घोटकी से जाने वाली 3 ट्रेनों में तसादुम हुआ, 109 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब अफराद जख्मी हुए। इतने हादसात के बावजूद भी हुक्मरान ख्वाब गफलत से नहीं जागे। अब भी सियासी मफादात के लिए सिर्फ बयानबाजी की जाती है और एक सानहे के बाद दूसरे सानहे का इंतजार किया जाता है। इस वक्त हम आपको लाइव कराची ही लिए चल रहे हैं। महकमा रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफीक कराची में पहुंचे हैं और वो यहाँ पर जख्मी होने वालों की अयादत कर रहे हैं। तो महकमा रेलवे इसकी जानिब से ये अफसोसनाक हादसे की जो तहकीकात हैं उसके लिए इब्तिदाई तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है और ये कमेटी 72 घंटों में इब्तिदाई रिपोर्ट वजारत रेलवे को पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अवामी ये जो जानो माल है इसका जिम्मेदार किसको ठहरेगा और क्या जाँ बहक होने वालों के लिए उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए फीकस 10 लाख रुपए हुकूमत ने जो अदा किए, तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो गई? ये तमाम इशूज़ इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हादसे की जगह पर मौजूद हैं कफील अहमद, जो सुबह से ही इस वाक़े की कवरेज कर रहे थे। कफील, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी हम देख रहे थे ख्वाजा साद रफीक तो अस्पताल पहुंचे हैं, जख्मियों की अयादत भी कर रहे हैं, आप स्पॉट पर मौजूद हैं। सुबह से अब तक कार्रवाई क्या हुई है? इस हादसे के बारे में क्या बताया गया कि किस तरह हादसा पेश आया और हुकाम क्या कहते हैं, कब तक इस ट्रैक की बहाली का काम पूरा होगा? देखिए राजी, आपको बताएं कि जो अलमनाक हादसा है आज सुबह 7:30 बजे जो ज़िक्रिया एक्सप्रेस है जब वो यहाँ पहुंची है तो फरीद जो एक्सप्रेस थी वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी और उसको जो है वो हिट किया गया डीएस रेलवे के मुताबिक। उनका कहना ये था कि जो सिग्नल को क्रॉस किया गया उसके बायस ये हादसा पेश आया और उनका कहना ये था कि जो ड्राइवर है वो फरार होने में कामयाब भी हो गया, जिससे जो है वो गिरफ्तार करने के लिए जो है अब तक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं आपको बताऊँ कि इस हादसे के बाद जो है वो 21 अफराद हलाक जबकि तकरीबन 55 से ज़्यादा अफराद जो है वो जख्मी हैं, जो है वो जिला अस्पताल में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें से 3 से 4 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। उसके बाद तकरीबन 11 बजे के 11:30 बजे के बाद जो है यहाँ पर जो है वो क्रेनें लाई गई थी इमदादी काम खत्म करने के बाद और रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए ये कहा गया था कि तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है ये रेलवे ट्रैक्स को बहाल कर दिया जाएगा। इसी दौरान जो है वो जब रेलवे ट्रैक की बहाली का काम का आगाज़ हुआ उससे कबल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो पाकिस्तान अवामी एक्सप्रेस थी उसको यहाँ से रवाना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक तकरीबन जो है वो 7:30 का टाइम जो है वो होने वाला है और यहाँ रेलवे टैक्स की बहाली का काम जो है वो नहीं हो सका है। तकरीबन 9 से जो है वो 10 घंटे हो चुके हैं, बताए जा रहे हैं कि अभी 1 घंटे बाद हो जाएगा, अभी 1 घंटे बाद 10 घंटे हो चुके हैं। आपने बताया कि डीएसबी पहले वहां पर मौजूद थे, उसके बाद वो वहां से चले भी गए, तो हुकाम कुछ बता रहे हैं कितना टाइम मजीद लग सकता है इसके अंदर?
देखिए नाज़रीन, यहाँ जो रेलवे हुक्काम मौजूद है, गो क्या डीएस रेलवे खुद मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो हमारी बात हुई, जो हुक्काम यहाँ मौजूद हैं, उनका कहना है कि बस थोड़ी सी देर। मैं उनसे पूछता हूँ कितनी देर, तो वो कहते हैं 1 घंटा। ये 1 घंटा गुज़िश्ता 5 घंटे से चल रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें कितनी ताख़ीर हो रही है। जो ट्रेनें रोडी पर मौजूद हैं, इसके अलावा घारों पर मौजूद हैं, वो यहाँ नहीं आ सकती हैं। और जो कराची से जाने वाली हैं, वो भी अब तक जो है वो मुसाफिर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये सूरत हाल है। तकरीबन 10 घंटे का वक्त हो चुका है, इसको बहाल नहीं किया गया। मैं आपको बताऊँ कि जो क्रेन यहाँ इमरजेंसी में लाई गई थी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताई जाती है कि वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे, हादसे की जगह पर मौजूद हैं। आज होने वाला ये ट्रेन हादसा हुक्काम की जानिब से जितना क्विक रिस्पांस होना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिला। अब भी जो ट्रैक है उस पर बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। आज का ये प्रोग्राम, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर कुछ नई खबरों और उनके टॉपिक्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।